जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम शास्त्र स्टडी चैनल पर। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी, जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें हमने बात की थी कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होनी हैं हमारे राज्य में, उत्तराखंड में या फिर यूपी में या फिर सेंट्रल लेवल पर जो भी परीक्षाएं होनी है, हमने उनके बारे में बात की थी कि उनकी आगामी रणनीति हमारी किस तरह से रहेगी। और उसी के अंतर्गत हमने सामान्य अध्ययन को पढ़ने के बारे में डिस्कस किया था। अभी आज हम अपना पहला लेक्चर जिस सब्जेक्ट को लेकर करने वाले हैं वो रहेगा हमारा पॉलिटी, संविधान, जिसका बहुत ज्यादा महत्व होता है किसी भी परीक्षा में। और 15 से 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में वहां से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पॉलिटी का लेक्चर। और आज ये पहला लेक्चर है हमारा, तो पहला ही टॉपिक लेते हैं। बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी जो भी क्लास होगी आप सभी लोग प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि आप साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलें। क्योंकि YouTube पर या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर हम लेक्चर बहुत सारे देखते हैं और देखते ही चले जाते हैं, लेकिन कोई भी हम अपना डेटाबेस या कोई भी एक कंटेंट डेवलप नहीं कर पाते। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठें, जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे उसको आप प्लीज नोट डाउन करते हुए चलें। तो आज पॉलिटी का जो पहला हमारा टॉपिक है वो लेते हैं। राज व्यवस्था का उद्भव मीन्स ओरिजिन ऑफ पॉलिटी। ओरिजिन ऑफ पॉलिटी, देखो बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। तो अगर मैं उद्भव की बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक दर्शन की, इसके बाद राजनीतिक विज्ञान, एंड देन राज व्यवस्था। देखो राजनीतिक दर्शन, हमने बोला राजनीतिक दर्शन, और दर्शन की जहां बात आ गई तो इट मीन्स ये हुआ कि एक विचार राजनीति को लेकर, कोई भी एक थॉट जो दिमाग में चल रही है, तो जब तक वो थॉट है, जब तक वो विचार है, जब तक वो एक छोटा सा ज्ञान है, एक छोटी सी यूनिट है नॉलेज की, जैसे ही इसके इम्प्लीमेंटेशन यूज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही इसका यूज स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? विज्ञान बन जाता है। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जब राजनीतिक सिद्धांतों का समावेश होने लगे तो वही फिर क्या हो जाता है? विज्ञान हो जाता है। जब उसका यूज केस डेवलप होकर सामने आ जाए तो कोई भी दर्शन विज्ञान में बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं राजनीति की, तो राजनीतिक दर्शन अभी राजनीतिक विज्ञान में बदल गया, और यहीं से इवोल्यूट होकर आया राज व्यवस्था। यहीं से इवोल्यूट होकर आया राज व्यवस्था। राज व्यवस्था को बहुत डिटेल में इन फ्यूचर अभी आगे हम चर्चा करेंगे इसी क्रम में। बात करते हैं राजनीतिक दर्शन। हमने बात तो कर ली, भाई दर्शन तो है, लेकिन ये दर्शन आखिर जो विचार थे किसके दिमाग में आए? आखिर कौन ऐसे राजनीतिज्ञ हुए हैं इतिहास में जिन्होंने राज व्यवस्था तक इस कहानी को पहुंचा दिया? तो अगर हम इसमें अंदर जाकर देखें तो कुछ यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक, या फिर इसको ग्रीक भी बोलते हैं, ग्रीक यूनानी दार्शनिक थे। और इनमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए वो सुकरात और इनके शिष्य हुए प्लेटो।
यूनानी दार्शनिक सुकरात, सोक्रेट्स भी बोलते हैं, और इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था प्लेटो। अगर हम राजनीतिक दर्शन की बात करें तो सुकरात ने किसी भी पुस्तक को नहीं लिखा, कोई भी पुस्तक नहीं लिखी, कोई भी पुस्तक नहीं लिखी। लेकिन जो इनके शिष्य थे प्लेटो, जो इनके शिष्य थे प्लेटो ने राजनीति को लेके, राजनीति विज्ञान को लेके एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रिपब्लिक। इस ग्रंथ का नाम था रिपब्लिक। और इसके साथ साथ इन्होंने एक संस्थान भी खोला जिसमें राजनीति से संबंधित सिद्धांत, राजनीति का यूज किस तरह से होगा किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी शासन में राजनीति का क्या महत्व होगा, क्या क्या टेक्निक्स होंगे उसके लिए, ये सारे गुण सिखाने के लिए इन्होंने एक अपनी एकेडमी खोली, अपना एक संस्थान खोला जिसका नाम था द एकेडमी। तो देखो भैया, बड़े ध्यान से इस चीज को समझ लो। यहां तक की कहानी मुझे लगता है क्लियर है। राजनीतिक दर्शन से जो हमारी यात्रा थी राजनीतिक विज्ञान तक पहुंची और यहीं से विकसित होकर राज व्यवस्था का रूप सामने आया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये राजनीतिक दर्शन, ये जो विचार थे, ये जो थॉट्स थे, ये कहां से निकले, आखिर किन्होंने इनको जन्म दिया? तो ये कुछ यूनानी लोग थे, कुछ यूनानी दार्शनिक थे जो राजनीतिक विज्ञान में कुछ नया करना चाह रहे थे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सुकरात का, जिन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन इन्होंने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी राजनीति से संबंधित। इन्हीं के एक शिष्य हुए जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो ने एक ग्रंथ लिखा रिपब्लिक, और दूसरी अपना एक संस्थान खोला जिस संस्थान का नाम था द एकेडमी। यहां तक सब क्लियर है मुझे लगता है। आगे कहानी की तरह सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। द एकेडमी से ही प्लेटो के एक शिष्य निकले पढ़कर जिनका नाम था अरस्तु, अरिस्टोटल भी बोलते हैं इनको। अरस्तु बहुत महान दार्शनिक हुए। अरस्तु ने ही जो पुस्तक एक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स को ये क्या बोलते हैं साहब? हिंदी में क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स को? राजनीति विज्ञान। तो भैया अरस्तु ने यहां से पढ़कर, प्लेटो की शरण में रहकर द एकेडमी से निकले और इन सिद्धांतों को सीखकर एक पुस्तक की रचना कर दी जिस पुस्तक का नाम था राजनीति विज्ञान। किसने कर दी? अरस्तु ने। और राजनीति विज्ञान की पुस्तक क्योंकि इन्होंने लिख दी, राजनीति विज्ञान पूरा का पूरा ग्रंथ इन्होंने लिख दिया, इसीलिए फादर ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से किसको जाना जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन हो गए? फादर ऑफ पॉलिटिक्स अरस्तु हो गए। ये प्रश्न बहुत बनता है माय डियर परीक्षाओं में। तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से किसको जाना जाता है? अरस्तु को। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? राजनीति विज्ञान। यहां तक की बात क्लियर है। एक चीज और है जो समझने वाली है, ये जो अरस्तु हैं, अरस्तु के एक शिष्य और हुए साहब, अरस्तु के एक शिष्य और हुए जो बहुत महान हुए, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर, शायद नाम सभी ने सुना होगा, जिनका नाम था सिकंदर। और ये वही सिकंदर थे जिनको जाना जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से, और ये अलेक्जेंडर थर्ड थे। तो यहां तक की कहानी अगर हम ये देखें तो बहुत क्लियर है। एक बार फिर से समझते हैं और ये पूरे कहानी को,
बहुत आसान तरीके से आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आई गारंटी। बस आपने बहुत अच्छे से समझना है, पूरे सीक्वेंस को कनेक्ट करके रखना है। राजनीतिक दर्शन की बात हुई, दर्शन से निकलकर आया राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान से जो एक विकसित रूप बना वो क्या बना? राज व्यवस्था। ये जो दर्शन का विचार आया, ये जो विचार आए, ये जो थॉट्स आए, कहां से आए? यूनान से आए। और यूनान में भी कुछ लोग थे, कुछ दार्शनिक थे जो सिद्धांतों पर, राजनीतिक मूल्यों पर, राजनीतिक सिद्धांतों पर रिसर्च कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। उनमें सबसे पहला नाम था, किसका नाम था सबसे पहला? सुकरात का नाम था सबसे पहला। सुकरात ने लेकिन राजनीतिक विज्ञान से संबंधित या राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कोई भी पुस्तक नहीं लिखी। सुकरात के शिष्य कौन हुए? सुकरात के शिष्य कौन हुए? सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए। सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए। और प्लेटो ने एक पुस्तक रिपब्लिक लिख दी। और साथ इन्होंने कहा जी मैं पुस्तक तो लिख रहा हूं, लेकिन पुस्तक से अकेली से काम नहीं चलेगा मेरा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक एकेडमी और खोल दी। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया, एक संस्थान खोल दिया कि जी आप आओ मेरे पास, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको नॉलेज दूंगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत होंगे हम सब डिस्कस करेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं किसी भी एकेडमी में, किसी भी संस्थान में, कई बिरले बच्चे भी निकल आते हैं, ब्रिलियंट टाइप के। ऐसा ही एक ब्रिलियंट बच्चा निकला जो प्लेटो का शिष्य था। कौन था? वो इस एकेडमी से पढ़कर निकला था, जिसका नाम था साहब अरस्तु, एक महान दार्शनिक। और अरस्तु ने ही पुस्तक लिख दी साहब राजनीति विज्ञान, जिसको पॉलिटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब भैया अरस्तु ने पॉलिटिक्स बना दी तो इन्हीं को क्या कहा जाने लगा? इन्हीं को कहा जाने लगा फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इन्हीं को कहा जाने लगा फादर ऑफ पॉलिटिक्स। अब इन अरस्तु के भी एक शिष्य हुए जिनका नाम था सिकंदर। और ये वही महान सिकंदर थे जिन्होंने पूरी दुनिया को जीतने का प्रण लिया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर थर्ड। तो बड़ी सिंपल है कहानी। यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने कहां तक पहुंचाया इस यात्रा को? यहां से लेकर राजनीति विज्ञान से लेकर भी राज व्यवस्था तक पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? यूनानी दार्शनिक पहला कौन था साहब? सुकरात था। और सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो था। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु था। और अरस्तु ने ही राजनीति विज्ञान ग्रंथ की रचना कर दी, इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। यहां तक मुझे लगता है ये बात पूरी तरह से क्लियर होगी। अगर थोड़ी सी मैं बात बताऊं कि जब भी दर्शन की बात आती है, किसी दार्शनिक विचारधारा की बात आती है, तो हमारे भारत से कुछ लोगों के नाम, कई लोगों के नाम नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में राजनीतिज्ञ नहीं थे। आप महान कौटिल्य को जानते होंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र अपनी एक पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी थी जिसका राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा महत्व है, जिसका राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा महत्व है। परंतु वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारतीय दर्शन शास्त्र को उतनी ज्यादा पहचान नहीं मिल सकी है, उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक को महत्व नहीं मिला। तो ये सब क्लियर है। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। कहां पहुंच चुके थे हम? भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था पर हम पहुंच चुके थे। और भारतीय राज व्यवस्था तक हमें किसने पहुंचाया फाइनली? अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने, द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हु इज फादर ऑफ पॉलिटिक्स? एरिस्टोटल या अरस्तु।
अब राज व्यवस्था की बात करते हैं तो पहले भारतीय को अलग हटा देते हैं। चलिए केवल राज व्यवस्था समझते हैं। राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये जो है ये क्या है, ये है साहब राज्य, और जो दूसरा हिस्सा इसका बचता है ये क्या है, ये है व्यवस्था। बड़ी आसान सी बात है, राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था चलाई जाए, जो व्यवस्था बनाई जाए, दैट इज कॉल्ड राज व्यवस्था। बहुत सिंपल है, लेकिन इसको हम बहुत अंदर जाके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर राज्य होता क्या है। व्यवस्था बाद में समझेंगे। आप ऐसा समझ लें कि राज्य और व्यवस्था दोनों ने मिलकर एक शब्द को इजाद किया जिसका नाम है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में राज्य आता है, स्टेट आता है। तो हम पहले ये समझ लें कि व्हाट इज स्टेट या फिर राज्य क्या है। एक मॉन्टेविडो कन्वेंशन हुआ, मॉन्टेविडो कन्वेंशन हुआ 1933 में। मॉन्टेविडो कन्वेंशन हुआ 1933 में, जहां से राज्य की परिभाषा, जहां से राज्य की परिभाषा का उद्भव हुआ। थोड़ा सा अजीब नाम लग रहा होगा आपको, मॉन्टेविडो। व्हाट इज मॉन्टेविडो? मॉन्टेविडो कन्वेंशन हुआ 1933 में। मॉन्टेविडो साहब एक स्थान है, एक जगह है मॉन्टेविडो। आपने दक्षिण अमेरिका का एक देश देखा होगा वर्ल्ड के मैप में, उरुग्वे। उरुग्वे देखा है? सारे फुटबॉल खेलने वाले देश हैं, दक्षिण अमेरिका का देश है उरुग्वे, जिसकी राजधानी क्या है? मॉन्टेविडो। जिसकी राजधानी क्या है? मॉन्टेविडो। और यही उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडो में बैठकर कन्वेंशन हुआ 1933 में। सारे राज्य सारे देश के सदस्य यहां पर पहुंचे इस कन्वेंशन में। तब एक राज्य की परिभाषा पर डिस्कशन हुआ कि भाई आखिर राज्य हम क्या नाम रखें। अलग अलग देशों के नाम लेंगे तो शायद हम उस तक ना पहुंच पाए जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो इन्होंने एक वैश्विक परिकल्पना इजाद की जिसका नाम रखा राज्य। क्या रखा? राज्य या फिर स्टेट। अब ठीक है जी, राज्य एक नाम निकल कर आया राज्य, लेकिन राज्य किसको कहेंगे? आखिर राज्य किसी भी क्षेत्र को राज्य का दर्जा मिलने के लिए आखिर क्या क्या तत्व होने बहुत जरूरी हैं, क्या क्या अनिवार्य तत्व होने चाहिए उसके लिए? तो ये प्रश्न अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। यहां पर जब आए तो बहुत से दार्शनिकों ने यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत से दार्शनिकों ने राज्य की परिभाषा देने की कोशिश की, राज्य की परिभाषा देने के प्रयास किए, मगर किसी एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हों, या फिर बड़े बड़े और कोई एक्सपर्ट्स लोग हों जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे थे। इस कन्वेंशन में राज्य की परिभाषा निर्धारित हुई, राज्य की परिभाषा का डिसीजन हुआ। व्यवस्था बाद में पढ़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं अभी। राज्य की परिभाषा के लिए प्रश्न उठा कि आखिर राज्य में क्या क्या तत्व होने चाहिए। प्रश्न उठा कि भैया ये राज्य की परिभाषा यहां से तो निकल गई, ये राज्य की परिभाषा यहां से निकल गई, लेकिन किसी भी देश को आखिर राज्य कब कहेंगे? किसी भी देश को या किसी भी क्षेत्र को अगर राज्य का दर्जा मिल रहा है तो उसके लिए क्या क्या अनिवार्य तत्व होंगे? तो बड़ी सिंपल सी एक बात इन लोगों ने रखी इसमें कि इन्होंने बताया कि भैया अगर कोई भी स्थान राज्य होगा ना तो उसके पास सबसे पहले भूभाग होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है? भूभाग होना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि सर भूभाग तो हो जाएगा, क्या भूभाग पर्याप्त होगा राज्य के लिए? नहीं माय डियर, भूभाग के अलावा दूसरे नंबर पर जो चीज आएगी
तो भाई जमीन तो है मेरे पास, राजनीतिक सिद्धांत कहां लगाऊंगा, किसके ऊपर लगाऊंगा राजनीतिक व्यवस्था? तो मुझे एक जनसंख्या की भी आवश्यकता थी, तो मुझे जनसंख्या की भी आवश्यकता है राज्य के लिए। पहला तत्व क्या हुआ साहब? भूभाग हो गया। दूसरा तत्व क्या हुआ साहब? जनसंख्या हो गई। और तीसरा तत्व क्या होगा? अब भूभाग भी हो गया, जनसंख्या भी हो गई, तीसरा तत्व क्या होगा? भाई अभी लोगों को चलाने के लिए कम से कम एक सरकार चाहिए, कम से कम एक सरकार चाहिए। सरकार भी आ गई, भूभाग भी हो गया, और सबसे चौथा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है किसी भी राज्य के लिए, जो अनिवार्य तत्व है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट इज सोवर्निटी, संप्रभुता। संप्रभुता सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट है, संप्रभुता। भारतीय राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हमें राज्य पता चल गया कि राज्य के लिए ये तत्व अनिवार्य हैं, ये तत्व होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी तत्व नहीं होगा तो वो क्षेत्र राज्य नहीं होगा। तो यहां राज्य की परिभाषा जो निर्धारित की गई वो ये परिभाषा हुई। तो ये वाली परिभाषा जब निकल कर आई सामने, भूभाग की बात करें अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे पास बहुत सारी जमीन है, जमीन की कमी नहीं है साहब। 32, 87, 263 इतनी जमीन हमारे पास है। 32, 87, 263 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है हमारे पास, तो जमीन तो बहुत है हमारे पास। देखते हैं जनसंख्या का क्या स्तर है। अरे साहब बहुत है, नंबर 1 है, होने वाले हैं। जनसंख्या 121 करोड़ जनसंख्या है अभी भारत की, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार है 121 करोड़। सरकार की बात करें तो अभी सरकार भी है मोदी जी की, एनडीए सरकार जिसको कहेंगे, एनडीए सरकार भी है हमारे पास। संप्रभुता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, ये प्रश्न बहुत आता है कि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए राज्य होने के लिए अनिवार्य तत्व क्या है, सर्वाधिक अनिवार्य तत्व क्या है? संप्रभुता है। अब साहब आप संप्रभुता आपने कई बार ये शब्द बोल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है साहब, ये भी तो बताओ। तो बड़ा आसान मतलब है। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता। छोटा सा एग्जाम्पल से बात समझते हैं। अभी आपने तिब्बत की बात, तिब्बत के बारे में सभी को पता है, और तिब्बत में दलाई लामा थे जिनका सरकार चलती थी, जनसंख्या पर उन्हीं का नियंत्रण था। उस भूभाग पर भी जो दलाई लामा है उनका काफी हद तक अधिकार है या था। लेकिन दलाई लामा तो अभी भारत में बैठे हैं, हिमाचल में। तो अगर हम देखें कि तिब्बत के पास में भूभाग भी है, तिब्बत के पास में जनसंख्या भी है, और तिब्बत में सरकार भी है। लेकिन इस क्षेत्र में किसी भी काम के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता क्या तिब्बत के पास है? नहीं है। तो क्या तिब्बत एक संप्रभु राष्ट्र हुआ, एक संप्रभु राज्य हुआ? क्या हम इसको राज्य मानेंगे? नहीं, क्योंकि वहां पर संप्रभुता नहीं है, वहां निर्णय लेने की स्वतंत्रता दलाई लामा जी को नहीं है, और वहां चाइना ही सारे डिसीजन लेता है, वो चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, चाहे वो किसी योजना से संबंधित हो, या फिर वहां वो सरकार बनाने के संबंधित हो। तो सारे के सारे निर्णय कौन लेता है? चाइना गवर्नमेंट लेती है, चीन की सरकार लेती है। तो मैं समझता हूं इससे आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि आखिर राज्य क्या होता है और राज्य के लिए क्या क्या अनिवार्य तत्व होते हैं। क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, समराइज करते हैं छोटी सी बात में। जितना हमने पढ़ा ब्रीफ में समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा राज व्यवस्था।
राजनीतिक दर्शन से हम विज्ञान तक पहुंचे, विज्ञान से हम राज व्यवस्था तक पहुंचे, और राजनीतिक दर्शन की जो परिकल्पना थी ये यूनानी दार्शनिक सुकरात और प्लेटो, इस तरह के कुछ दार्शनिकों के द्वारा मिली। सुकरात ने इतिहास में हम देखें तो राजनीति से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। सुकरात के एक शिष्य हुए जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने दो महत्वपूर्ण काम किए। पहला, रिपब्लिक एक पुस्तक लिखी जो राजनीति विज्ञान से संबंधित थी। दूसरी, इन्होंने एक संस्थान को खोला, द एकेडमी जिसका नाम था, और जहां पर एक महान शिष्य इनके पढ़कर यहां से निकले जिनका नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल। और अरस्तु ने ही राजनीति विज्ञान की रचना की, इसीलिए अरस्तु को द फादर ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। एरिस्टोटल भी अरस्तु को ही किया जाता है। और अरस्तु के ही एक शिष्य हुए जिनका नाम था सिकंदर, सिकंदर द ग्रेट। यहां तक की बात हमने पढ़ी। यहां से राज व्यवस्था शब्द हमें मिला। राज व्यवस्था को हमने अलग अलग किया तो राज्य और व्यवस्था से मिलकर राज व्यवस्था शब्द बना है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब राज्य हो गया, व्यवस्था भी हो गई, लेकिन ये राज्य शब्द आखिर है क्या? राज्य आखिर होता क्या है? इसकी भी तो परिभाषा बताइए सर। राज्य की परिभाषा देने के लिए बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बहुत बड़े बड़े जिनको विज्ञान था इस क्षेत्र में, वो सब वहां बैठे। मॉन्टेविडो में एक कन्वेंशन हुई 1933 में, और मॉन्टेविडो राजधानी है उरुग्वे की। उस कन्वेंशन में राज्य की एक संकल्पना निकली, राज्य की एक परिभाषा निकली, और राज्य के लिए यहीं पर डिसाइड हुआ कि भैया ये क्षेत्र राज्य होगा अगर इसके पास ये एलिमेंट होंगे। और वो एलिमेंट क्या थे? पहला एलिमेंट था भूभाग, जमीन। जमीन कितनी है? अगर जमीन है तो राज्य का एक तत्व पूरा हो जाता है। अब जमीन है तो साहब उस पर रहने के लिए लोग भी तो चाहिए, तो जनसंख्या दूसरा पॉइंट होता है। जमीन, जनसंख्या, अब सरकार, ये तीनों एलिमेंट्स हो गए, तीनों तत्व हो गए। लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो अनिवार्य तत्व है किसी भी क्षेत्र के राज्य होने के लिए, संप्रभुता, जिसको हम कहेंगे सोवरनिटी। संप्रभुता क्या होता है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। मैं स्वतंत्र हूं, अगर मैं एक राज्य हूं, मैं अपने राज्य के लिए, चाहे वो आंतरिक विषय हो, चाहे वो बाह्य विषय हो, मैं उन पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकूं, तब मैं एक राज्य को डिफाइन कर पाऊंगा। ऐसा नहीं हो कि अगर मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूं तो कोई दूसरा देश, कोई दूसरा राष्ट्र दबाव की स्थिति बनाकर और तब जाकर मैं जो है निर्णय ले रहा हूं। तो अपने मामलों को, चाहे वो आंतरिक है चाहे वो बाह्य है, वो मामले में खुद अपने स्तर तक निपटा सकूं। एक एग्जांपल छोटा सा और बताता हूं मैं आपको। अभी हमारी सीमा पर बहुत सारा पाकिस्तान के साथ आए दिन विवाद रहता है, पीओके पे बहुत ज्यादा हमारा डिस्प्यूट रहता है। तो कई दूसरे देश हैं जो बोलते हैं कि भारत को इसमें ये कर लेना चाहिए, भारत को इसमें ये कर लेना चाहिए, भारत ये गलत कर रहा है, या कुछ और निर्णय ले लेना चाहिए, या भारत को ये मुद्दा सुलह कर लेनी चाहिए। तो कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश हमारे देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। हम स्वतंत्र हैं, भारत उसमें स्वतंत्र है किसी भी निर्णय को लेने के लिए। ये भारत के आंतरिक मामलों का विषय है। वो इसीलिए है क्योंकि भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, एक संप्रभुत्व राज्य है। यहां तक शायद चीजें क्लियर होंगी। प्रश्न आता है, क्या हम 1947 से पहले आजाद थे? क्या हम स्वतंत्रता से पहले आजाद थे? ये प्रश्न आता है। नॉर्मल क्वेश्चन वैसे ही पूछ लिया मैंने, तो आंसर होगा बहुत बड़ा नो। आजाद नहीं थे हम। क्यों नहीं थे साहब? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम अपने इसके बारे में पढ़ें तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में कौन था साहब? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके अंडर में कौन लोग थे? इसके अंडर में वो लोग थे जो हमारे भारत पर शासन कर रहे थे, जिनका नाम था, जिनको क्या पद दिया गया था? वायसराय। और वायसराय के अंडर में थी साहब हमारे यहाँ की सरकारें, जो भी थोड़ी बहुत सरकारें हमारे
देश के अंदर बनी हुई थी, छोटे छोटे राज्यों में। तो ये वायसराय के अंडर में थे। ब्रिटिश क्राउन वही हो गया जो ब्रिटेन में बैठते थे, रानी महारानी, और साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट वहीं चलता था, और इन्हीं के अंडर में वायसराय थे जो रिपोर्ट करते थे यहाँ, और इन वायसराय की देख रेख में सारी सरकारें हमारी जितनी भी थी वो काम करती थी। तो क्या ये सरकारें निर्णय ले पाती थी? क्या ये सरकारें निर्णय लेने में स्वतंत्र थी, फ्री थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए 1947 से पहले हम स्वतंत्र नहीं थे, हम संप्रभु नहीं थे, सोवरेनिटी हमारे पास नहीं थी। ये बात समझ में आ गई होगी। राज्य हमने पढ़ लिया, बात करते हैं व्यवस्था की। बात करते हैं व्यवस्था की। व्यवस्था मतलब नियम। व्यवस्था मतलब नियम। किसकी व्यवस्था की बात हो रही है? राज्य की। राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाए, वही नियम व्यवस्था को एक मूर्त रूप देते हैं। अब इन नियमों में नियम एक भी हो सकता है और नियमों का समूह भी हो सकता है। नियमों का समूह भी हो सकता है। तो अगर हम यहां से कहें कि कुछ मौलिक नियमों के समूह को ही, मौलिक नियमों के समूह को ही तो संविधान कहते हैं। संविधान कहते हैं। जितने भी मौलिक नियम हैं वो सारे के सारे समूह के रूप में हमारी संविधान जो पुस्तक बनी हुई है, इस वाली पुस्तक में तो लिख दिए हैं, और यही तो संविधान है। तो मौलिक नियमों के समूह को ही संविधान कहते हैं, जिस पर किसी भी राज्य की व्यवस्था के संचालन को किया जाता है। किसी भी व्यवस्था का, किसी भी राज्य की व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इतनी बात क्लियर होगी होगी। अब मौलिक नियम क्या होते हैं? आप ऐसा समझ लो अभी इन शॉर्ट कि हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 या 21, 22, ये सब मौलिक नियम है। ये सब क्या है? मौलिक नियम है। अगर संशोधन होने के बाद में इनमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो ये जो पूरा कहलाएगा वो मौलिक नियमों का समूह कहलाएगा, उस आर्टिकल के रिस्पेक्ट में, उस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में। तो इतनी बात अभी तक क्लियर है मेरे ख्याल से। हमने ये पढ़ा कि आखिर हम राज व्यवस्था तक कैसे पहुंचे, और राज व्यवस्था में से राज्य आखिर क्या था, राज्य के अनिवार्य तत्व क्या थे, और राज्य की जो परिभाषा निकली वो कहाँ निकली? मॉन्टेविडो कन्वेंशन में निकली 1933 में। और राज्य, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये 4 तत्व निकल कर आए। और फिर हमने पढ़ा व्यवस्था। व्यवस्था और कुछ नहीं होती माय डियर, व्यवस्था केवल और केवल नियम होते हैं या फिर बहुत सारे नियमों का समूह होता है, और इन मौलिक नियमों के समूह को ही तो संविधान कहते हैं। और इसी संविधान को ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। संविधान कई प्रकार के हैं, संविधान के प्रकार भी हम पढ़ेंगे आगे। फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से हमारे देश में शासन किया और क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उन लोगों ने हम पर शासन किया, वो चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, या फिर उसके आगे 1784 का हो, या फिर उसके आगे जो एक यात्रा चलती है 2 भागों में बांट के, कि ब्रिटिश क्राउन के टाइम पे जब हमारे भारत पर ब्रिटिश क्राउन का राज था तब शासन व्यवस्था किस तरह की थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था तब शासन व्यवस्था किस तरह की थी। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और पूरे संविधान को स्टडी करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे से पूरा पढ़ना है, एक एक चीज लिखकर समझना है, और ये प्रॉमिस है मेरा कि संविधान से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ना केवल संविधान, कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं रहने वाली है। लेक्चर बहुत अच्छा रहा मेरे हिसाब से। आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।
आप लोग अच्छे से तैयारी करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।